चलिए आज एक सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के दिल से होकर गुजरने वाली नदियों की कहानी बताएगा। पहाड़ों से शुरू होकर समंदर में मिलने तक हर नदी की अपनी एक अलग दास्तां है। लेकिन इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, किसी नदी को क्या चीज दबंग या निडर बना सकती है? ये सवाल जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आगे हमारी कहानी में ही छिपा है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अरावली। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में अपनी राह पकड़ती हैं। अब ये कमाल की बात है, एक ही पर्वत श्रृंखला से 3 अलग अलग नदी सिस्टम निकलते हैं। पश्चिम की तरफ जाती है लूनी, जो रेगिस्तान में जाकर मानो गायब ही हो जाती है। पूरब की ओर बहती है बनास, और दक्षिण में है साबरमती, जिसके किनारे अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर बसता है। और साबरमती की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। एक जमाना था जब ये भारत की सबसे गंदी नदियों में गिनी जाती थी। और आज देखिए, एक शानदार रिवरफ्रंट के साथ ये अर्बन प्लानिंग का एक बेहतरीन नमूना बन चुकी है, जहां पानी का लेवल हमेशा एक जैसा रहता है और किनारे एकदम खूबसूरत। तो अरावली से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के बिल्कुल बीचों बीच अमरकंटक के पठार पर। ये भी एक ऐसी कमाल की जगह है जहां से नर्मदा जैसी ताकतवर नदियां निकलती हैं। और याद है वो सवाल, दबंग नदी वाला? बस उसका जवाब हमें यहीं मिलना शुरू होगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। पर नर्मदा और ताप्ती ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहाती हैं। ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में मिलने के लिए। और इसी अनोखे जबरदस्त बहाव की वजह से नर्मदा को एक खास नाम मिला है, दबंग नदी। वैसे इसे रेवा या चंचल नदी भी कहते हैं, जो इसके तेज तर्रार स्वभाव को ही दिखाता है। तो सवाल ये है कि नर्मदा दबंग है क्यों? भाई, इसका सारा राज इसकी ज्योग्राफी में छुपा है। जरा समझिए, नर्मदा के एक तरफ है विंध्याचल के पहाड़ और दूसरी तरफ सतपुड़ा के। ये नदी इन दोनों पहाड़ों के बीच एक तंग घाटी, एक रिफ्ट वैली में बहती है। अब जब पानी को फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो पूरी ताकत से एक ही दिशा में बहेगा, है ना? बस नर्मदा के साथ भी यही होता है, और वो अपना रास्ता खुद बनाती हुई समंदर तक पहुंचती है। तो ये तो थी पश्चिम की ओर बहने वाली दबंग नदियों की कहानी। अब चलिए जरा पूर्व की तरफ चलते हैं और मिलते हैं इस इलाके के 2 सबसे बड़े दिग्गजों से। ये हैं गोदावरी और कृष्णा। दोनों ही पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदियों में से हैं। निकलती तो दोनों ही महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से हैं, पर अलग अलग जगह से। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वो नासिक से अपना सफर शुरू करती है, जबकि कृष्णा महाबलेश्वर से। इन पर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जैसे बड़े बड़े डैम बने हैं, और ये दोनों एक बहुत ही जरूरी बेसिन शेयर करती हैं। और वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे शॉर्ट में केजी बेसिन कहते हैं। ये वो इलाका है जहां ये दोनों नदियां समंदर से मिलती हैं। और पता है, ये जगह सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि देश की एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है। यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेचुरल गैस का बड़ा भंडार खोजा था। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी की कहानी जो जितनी जीवन देती है, उतना ही विवादों में भी रही है। हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी की। ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और जिन जिन राज्यों से ये गुजरती है ना, उनके लिए ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरी लाइफलाइन है। और जब कोई चीज इतनी जरूरी हो तो उस पर तकरार होना भी लाजमी है। कावेरी का पानी भी कुछ ऐसा ही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। इससे पता चलता है कि पानी सच में कितना कीमती है। तो हमने अलग अलग नदियों की कहानियां तो देख लीं, पर अब जरा इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत की इतनी बड़ी आबादी और इन नदियों का आखिर रिश्ता क्या है? 140 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए खाना, पानी और बाकी जरूरतें पूरी करना कितना बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज का असर हमें अपनी नदियों पर साफ साफ दिखता है। एक तरफ दिल्ली की आबादी का बोझ यमुना नदी उठा रही है और प्रदूषण से जूझ रही हैं, तो दूसरी तरफ धोलेरा जैसे नए शहर बसाए जा रहे हैं, जहां पुरानी गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्लानिंग की जा रही है।
और हाँ, साबरमती रिवर फ्रंट तो एक उम्मीद की किरण है ही कि अगर ठान लें तो हम अपनी नदियों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हम बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नदियों के किनारे सुंदर बना सकते हैं, शानदार एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, पर क्या हम अपनी आदतों को भी इंजीनियर कर सकते हैं? क्या हम खुद को बदल सकते हैं ताकि हमारी ये नदियां बची रहें? क्योंकि असली जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारी आदतों में छिपा है।